Welcome back to Ankit's classroom. You all are here because every student deserves an easy learning. और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 8 जिसका नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स का पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिलर्स ऑफ प्रेम्बल। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि प्रेम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था और कैसे बना था, ये सारी चीजें हमने देख ली। जिसने मिस आउट कर दिया और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दी हुई है। अब कंटिन्यू करते हैं वर्ड्स डिस्क्राइब। हमारे यहाँ पे जो प्रेम्बल होता है, प्रेम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया होता है, जैसे सोवर्जन हो गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में थोड़ा डिस्कस किया था। अभी थोड़ा और देखते हैं। सोवर्जन यानी कि एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर कोई एक राजा नहीं होता है, हर एक इंसान इंडिविजुअल खुद का ओनर होता है। सपोज आज मैं एक लाइफ जी रहा हूं इंडिया में, तो मेरे को कोई आके ये नहीं बोल सकता है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोवर्जन है यानी कि मैं खुद का ओनर खुद ही हूं। यहाँ पर मुझे किसी की बात, रूल्स को फॉलो करना है, बट ऐसा किसी की बात में प्रेशर में आके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशली जस्टिस अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर हर तरीके से आपको छूट छाट दी जाती है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको न्याय भी मिलता है। सेक्युलर यानी हमारे यहाँ पर हर एक धर्म जाति यहाँ पर एक साथ रहती है। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर धर्म जाति कास्ट को बढ़ावा दिया जाता नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी यहाँ पर कोई हिरार्की किंग नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट कौन डिसाइड करता है? अंदर रहने वाले सिटीजन। कहाँ रहने वाले? कंट्री के अंदर रहने वाले सिटीजन इलेक्शन के थ्रू जिसको चूज करते हैं और ऐसा एक गवर्नमेंट बनाते हैं कि ये इंसान हमारे देश को आगे लेके जा सकता है, हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तब जाकर तब जाके कोई एक गवर्नमेंट बनती है और उसको क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक, यानी कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि हमारे यहाँ पर हम लोगों को छूट है कि हम अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने आइडियाज दूसरों के सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। आज गवर्नमेंट कोई काम कर रही होती है और जब एक टाइम आता है तो हम अपने फीडबैक्स भी देते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती है, अगर उनको सही लगता है तो वो उस पर 110% काम करती है। उसके बाद आता है जस्टिस, यानी कि हमारे यहाँ पर जस्टिस मिलता है। छोटे से छोटे इंसान से बड़े इंसान को जस्टिस मिलता है। एक डिस्ट्रिक्ट, तालुका कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी के अंदर कोई भी चीज को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अच्छे से रखा जाता है, किसी पर इतना प्रेशर नहीं होता है, लिबरल छोड़ा जाता है। ये सारी चीजें जहां पर इंक्लूड होती है देश के अंदर, वो एक पर्टिकुलर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना, एक दूसरे के अंदर ह्यूमैनिटी होना, यानी इंसानियत की भावना होना, जब कोई प्रॉब्लम में हो तो सॉल्यूशन करना या फिर उनके मैटर को सॉल्व करना। ये सारी जो चीजें इंक्लूड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में की हुई है। और उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसमें? जॉब को लेके, रूल्स को लेके, रेगुलेशंस को लेके, कोई पर्टिकुलर योजना को लेके हर एक इंसान के लिए एक इक्वालिटी होती है। आज अगर गवर्नमेंट स्कूल में किसी को पढ़ना है तो उसके लिए ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से धर्म से हो, कौन सी जाति से हो, हर एक इंसान को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंक्लूड की गई है। बट इतने सारों चीजों में से हमारे प्रीएम्बल के 3 मेन पिलर है। वो 3 मेन पिलर कौन से है? डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ये तीनों ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया बहुत पहले से, यानी आजादी से पहले से भी हमारे यहाँ पर अडिखम है और आज भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग माना जाता है। अब सबसे फर्स्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी नाम कैसे पड़ा? तो ग्रीक का वर्ड था डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और दूसरा था क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब होता है पावर, यानी डेमोक्रेटोस को मिक्स करते हैं तो बनता है पीपल्स पावर, और उन दोनों वर्ड को मर्ज करके बनाया गया नाम है डेमोक्रेसी। ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां पर कोई भी इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट्स ला सकता है और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी में आ सकता है। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर पहले से ही चलती आई है। डेमोक्रेसी यानी कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्ट कोई इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, आई एम अ प्रेसिडेंट। नहीं, उसको एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कंट्री में रहने वाले लोग जो 18 प्लस होते हैं या 18 ईयर्स को होते हैं, वो क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। वोटिंग किसको करते हैं? तो कैंडिडेट्स खड़े हुए होते हैं।
कैंडिडेट्स ऐसा भी नहीं होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि यही कैंडिडेट है। अगर आपको या मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं मैं एक देश को अच्छे से चला सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अपना नाम एज ए कैंडिडेट दे सकता हूँ। यही होता है डेमोक्रेटिक। यानी कि जो गवर्नमेंट होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो हिरार्की काम नहीं करते। यानी ऐसा नहीं कि अगर मेरे पापा पॉलिटिक्स में थे तो मैं भी पॉलिटिक्स में होऊंगा, मेरे आने वाली जनरेशन भी पॉलिटिक्स में होगी, ऐसा नहीं होता है। इनकेस मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फॉर पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स से बाहर भी निकल सकता हूँ। और अगर मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरी आगे की कोई जनरेशन पॉलिटिक्स में नहीं थी, मिनिस्टर नहीं थी, बट आई फील कि मैं पॉलिटिक्स अच्छा कर सकता हूँ, मैं देश को अच्छे से चला सकता हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर अपने एरिया में अच्छे से काम कर सकता हूं, तो मैं अपना नाम एक प्रोसेस के बाद कैंडिडेट की लिस्ट में दे सकता हूं। और जब इलेक्शन होते हैं तो मेरे को पर्टिकुलर लोग क्या करेंगे, वोटिंग कर सकते हैं। अब वोटिंग कैसे होती है, तो वोटिंग होने के पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं। वोटिंग दो लेवल पर होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होती है। यानी कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की भी वोटिंग होती है, और एक होती है लोकसभा की जो सेंट्रल लेवल पर होती है। हम जो वोटिंग करते हैं उससे हम हमारे पर्टिकुलर एमएलएस को सिलेक्ट करते हैं, वहां से एक विधानसभा बनती है, विधानसभा में से लोग लोकसभा के अंदर शिफ्ट होते हैं। और जो बड़ी वोटिंग्स होती है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग्स वगैरह, तो तब हम लोग लोकसभा की वोटिंग करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स हम लोग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। बहुत ही ऑब्वियसली बात है, अगर लोकसभा में कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी आती है तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के अंदर वही पार्टी की मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगी। डेमोक्रेटिक का यही सिंपल रूल होता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान अपने हक से, जिद से ऐसे मिनिस्टर नहीं बनता है, उसको पर्टिकुलर इलेक्शन के थ्रू लोग ही उन्हें बनाते हैं। और इसीलिए डेमोक्रेटिक को बोला जाता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों के थ्रू और लोगों से ही। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं ही आगे आने वाले 5 साल में रूल करूं, बट पीपल नहीं चाहती है, यानी कि पब्लिक नहीं चाहती है, तो वो गवर्नमेंट कभी भी आगे रूल कर पाएगी नहीं। रूल यानी कि ऐसा नहीं कि वो लोग इंडिया पे हक जताते हैं, बट वो एक इंडिया को पार्ट ऑफ द प्रोसेस से फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर, वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजों का वो ध्यान रखते हैं। कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ जो पर्टिकुलर कास्ट होती है वो बैकवर्ड रह चुकी है, यानी कि वक्त के साथ इतना डेवलप नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट उनको मदद करता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप का लिविंग स्टैंडर्ड क्या कर सके, बढ़ा सके, और कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट की रेस में वो भी आगे आए। और उसके बाद आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन हुआ कैबिनेट मिनिस्टर्स बने और हमेशा के लिए वही मिनिस्टर्स रहेंगे। एक पर्टिकुलर 5 साल का टाइम पीरियड होता है। 5 साल के अंदर हर एक बार वोटिंग होती है। 5 साल के वोटिंग के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिन्यू किया जाता है, यानी कि अपग्रेड किया जाता है। ये 5 साल में गवर्नमेंट क्या करती है, जब एक इलेक्शन के बाद कोई भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी पे आती है, रूलिंग पार्टी के अब उनका ही रूल चलेगा कंट्री के ऊपर, यानी कि वो उनको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताया जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, तो कंट्री के अंदर इक्वालिटी रहनी चाहिए, कंट्री के अंदर फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा रहना चाहिए, लिबर्टी रहनी चाहिए, हर एक चीज अच्छे से मैनेज होनी चाहिए, पब्लिक खुश होनी चाहिए, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम किसका होता है, एक गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कब होती है, जब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है तब। उसके बाद आता है कि एक हमारे डेमोक्रेसी में इंक्लूड क्या किया गया है, तो हमारे यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंक्लूड किया गया है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, कौन से स्टेट्स में कितनी सीट्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे डेमोक्रेसी के अंदर पहले से ही बताई हुई है कि भाई गुजरात की पर्टिकुलर इतनी सीट्स है, राजस्थान की इतनी है, महाराष्ट्र की इतनी है। मतलब वहां पर एक पर्टिकुलर पूरा पैटर्न फॉलो होता है कि इतने ही लोग असेंबली में होंगे, इतने टाइम तक होंगे, कैसे आगे ये सारी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हमारे डेमोक्रेसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ होता है। उसके अलावा इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन कोई गवर्नमेंट नहीं लेती है, इलेक्शन के लिए पूरा एक इलेक्शन कमीशन होता है। सपोज आज एक इंडिया में रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ में ही है कि इलेक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे। इलेक्शन करने के लिए एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन होता है, जो कोई पार्टी के अंदर काम नहीं करता है, उनका खुद का एक अलग से पूरा कमीशन होता है जो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस करता है, वोटर्स को ये समझाता है कि आपको किसी से भी मैनिपुलेट होना नहीं है। ये सारी चीजें हमारी डेमोक्रेसी के अंदर अच्छे से इंक्लूड की हुई होती है, और यही वजह से इंडिया का डेमोक्रेसी पावर आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड, सोशलिस्ट।
1976 by 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ड सोशलिस्ट। हमने पार्ट 1 में देखा था कि 1976 को हमारा प्रीएम्बल के अंदर कुछ न्यू वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था, उसमें से एक था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड करने का रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि उन चीज को ये बताना कि हमारे यहाँ पर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमारा एक ही नहीं कि भाई यहाँ पर सिर्फ लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, नहीं, हम कल्चर के साथ बिजनेस को फॉलो करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड लेवल को फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें। यहाँ का इकोनॉमी जो पहले कहीं ना कहीं कम था, बट अभी हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। उसके अलावा सोशली डेवलपमेंट, पहले हमारे इंडिया में ज्यादातर लोगों को बोला जाता था कि ये बैकवर्ड लोग है, ऑर्थोडॉक्स सोच है, बट आज इंडिया के पब्लिक की मेंटालिटी चेंज हुई है, उन्होंने सोशली डेवलपमेंट किया है। हर कोई इंसान एजुकेशन के पीछे गया है, एजुकेशन एडॉप्ट किया है, और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अपने और अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट इसको अच्छे से हैंडल करती है, पब्लिक इसको अच्छे से समझती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती है। ये सारी चीजें सोशलिस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ होता। उसके अलावा सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें भी इंक्लूड की जाती है कि इंडिया के जो रिसोर्सेस है वो कोई एक इंसान के नहीं है, यानी कि इंडिया पर कोई ऐसा आके नहीं बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर नदी है जो मेरी है, ये पर्टिकुलर माउंटेन मेरा है। नहीं, यहाँ के रिसोर्सेस पर सबका अधिकार होता है, और यही चीज शो करती है कि इंडिया के अंदर सोशलिस्ट पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप्ड होता जा रहा है। उसके बाद हम एक और चीज समझते हैं कि कोई भी वेल्थ और इनकम, ये सारी चीजें हमारे इंसान पर डिपेंड करती है, यानी कि हमारे यहाँ पर इनकम भी बढ़ती है, वेल्थ भी बढ़ती है। इनकम और वेल्थ दोनों अलग चीज होती है। वेल्थ यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और ये सारी चीज में इंक्रीमेंट होना, इनकम यानी कि मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ उसके अंदर इंक्रीमेंट होना। और ये सारी ही चीजें, ये सारे रिसोर्सेज पर एक इंसान का अपना अपना हक होता है। यहाँ पर कोई जाकर एक दूसरे को ये नहीं बोल सकता हो कि मेरे को तुझे पैसे देना है या तुझे मुझे पैसे देना है। ये सारी चीजें कब होती है? जब आपने कोई डेप्ट लिया हो तब। बट रेंडमली कोई इंसान आके आपको ऐसा बोलेगा नहीं। ये सारी चीजें सोशलिस्ट, मतलब कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई है कि हमारे यहाँ पर सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली फ्रीडम है लोगों के पास, वो जो चाहे वो चीज कर सकते हैं। बस वो एक पर्टिकुलर दायरे में होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए। कुछ भी करना मतलब ऐसा नहीं कि आप सारी बॉर्डर्स ही क्रॉस कर दो, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती है। थर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी 1976 के 42nd अमेंडमेंट में ही डिक्लेयर किया गया था। उसके पहले 1976 के पहले ये वर्ड हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूड नहीं था। अब सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर यानी कि एक कंट्री के अंदर कोई भी पर्टिकुलर धर्म जाति को बढ़ावा दिया जाता नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर हिंदू, मुस्लिम जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए हुए। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही वर्ड यूज किया हुआ है, एवरी सिटीजन, यानी कि इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जाति से आता है, कौन से धर्म से आता है, कौन से पर्टिकुलर कास्ट से आता है, कौन से पर्टिकुलर जेंडर से आता है। ये सारी ही चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं मानते। हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, यानी कि हम लोग एक ही सबको इक्वली नजर से देखते हैं और सबको इक्वली ही ट्रीट करते हैं। जो रूल्स हिंदू के लिए होगा वही मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट के लिए होगा, जो उनके लिए होगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी होगा। हाँ, कभी कभी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट किए जाते हैं, बट वो पर्टिकुलर कुछ ही स्पेशल जो केसेस होते हैं उसमें, बाकी सारे जितने भी होते हैं, जैसे कि इंडिया में नोटबंदी हुई तो ऐसा नहीं बोला था कि पर्टिकुलर हिंदूज के लिए नोटबंदी हुई है, बाकी सबके लिए, ऐसा नहीं होता। नोटबंदी यानी कि फिर वो हर धर्म जाति सबको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी लॉ पास होता है तो वो पूरे के पूरे इंडिया के लिए सेम होता है। दूसरा कि कोई भी चीज को हम लोग अपनी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मैं गुजरात में रहता हूं बट मैं राजस्थानी कल्चर से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। हम हमारे फेस्टिवल्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे त्योहार हम जैसे चाहे वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर मैं चाहे भले इंडिया के कोई भी कोने में रहता हो, मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ से नहीं, यहाँ से है तो आपको ये नहीं करना है। ये सारी चीजें हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ होती नहीं है। सेकेंड, सेक्युलरिज्म के अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता हूं और मुझे अपनी मर्जी से, यहाँ पर हाईलाइट करना, अपनी मर्जी से बिना कोई प्रेशर के अगर मुझे धर्म परिवर्तन करना है, यानी कि मुझे कोई पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ट्राइब में से दूसरे कास्ट में अपने आप को स्विच करना है तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा भी हमारे यहाँ पर रूल है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप इंडिया में रहते हो तो आपका यही कास्ट का होना जरूरी है। मैं अपनी मर्जी से अपने धर्म का परिवर्तन भी कर सकता हूँ बिना किसी के प्रेशर के।
ऐसा नहीं कि मेरे को कोई प्रेशर कर रहा है मैं कर रहा हूं, अगर ये होता है तो इट्स एन क्राइम, बट अगर अपनी मर्जी से होता है देन इट्स गुड। उसके बाद आता है कि ये सारी चीजें सेक्युलरिज्म यानी कि किसी को भी धर्म, जाति, रंग रूप से कोई भी तरीके से ऊंच नीचे से भेदभाव न होना, ये न होने के कारण ही इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करता है, एक अपने लेवल पर अपने आप को ग्लोरियस करता है। ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और यही हमारे मेन पिलर्स भी बोले जाते हैं। क्यों मेन पिलर्स होते हैं? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं होता, सोशलिस्ट नहीं होता, डेमोक्रेटिक नहीं होता, तो बाकी सारे पिलर्स तो होते ही नहीं। अगर लोग एक साथ मिलकर अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आगे फ्रेटर्निटी की तो बात ही नहीं आती। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर लोगों ने पहले से समझी थी और अभी भी समझ रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक कंट्री जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट को बहुत इजी रहता है लोगों तक बातें पहुंचाना, क्योंकि लोग अगर अंडरस्टैंडिंग होते हैं तो गवर्नमेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, उस चीज को अपोज करते, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसके लिए सामने फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और यही थे हमारे प्रीएम्बल और प्रीएम्बल के 3 मेन पिलर्स। सेकेंड टॉपिक आता है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। तो 22 जनवरी 1950 लार्ज एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट, और वो डिटेल डॉक्यूमेंट कौन सा है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पार्ट 1 में देखा था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, यानी कि पास किया गया था 26 जनवरी को। इसीलिए हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा देश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था और लोगों के लिए अप्रूवल दिया गया था कि लोगों को अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। जिसमें से सबसे पहला आता है रिटन डॉक्यूमेंट। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़ के, ब्रिटेन और इजराइल को छोड़ के और इंडिया और ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिसका रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि ब्रिटेन और इजराइल का रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका ओरल डॉक्यूमेंट चलता है। ओरल डॉक्यूमेंट और रिटन डॉक्यूमेंट का डिफरेंस बता देता हूं। ओरल डॉक्यूमेंट यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं पर लिखे हुए नहीं है, उन्होंने जस्ट ओरली पास आउट कर दिए है। और रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर एक आर्टिकल्स, हर एक सेशन, ये सारी चीजें हमने रिटन लिखी हुई है। तो कल को उठ के कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोल सकते हैं कि आप देख लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पर्टिकुलर रूल लिखा हुआ है। तो रिटन डॉक्यूमेंट इज फार फार मच बेटर देन ओरल डॉक्यूमेंट। अब इंडिया के रिटन डॉक्यूमेंट की बात करें, यानी इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा डिटेल में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने देखा था कि तकरीबन 2 साल के आसपास इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इतनी सारी मीटिंग्स हुई थी, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्होंने हर एक छोटी यानी कि बेयर मिनिमम चीज को देख के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। यानी कि इंडिया के अंदर एक ये मेजर प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर इतने सारे अलग अलग लोग रहते हैं, इतने सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती है, कम्युनिटी रहती है, कास्ट रहती है, हमको हर एक के लिए ऐसे रूल्स बनाने थे जो हर एक कम्युनिटी एक्सेप्ट करे। उन्हें ऐसे बिल्कुल भी रूल्स नहीं बनाने थे कि कोई एक रूल्स आया जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अच्छा है, दूसरी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है। इसीलिए उन्होंने बेयर मिनिमम चीज को भी अपने नजर में रख के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, जो कौन से फॉर्म में है? रिटन फॉर्म में बनाया हुआ है। उसके बाद आता है सेकंड, आता है साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल साइज कितनी है? डिवाइडेड इन 22 सेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 22 हिस्सों में बांटा गया है, कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स, 8 अपेंडिक्स, टोटल अभी 12 है। ठीक है, इसके अंदर हमने 395 आर्टिकल्स को इंक्लूड किया हुआ है, और टोटल 8 अपेंडिक्स जो पहले थे, अभी कहीं ना कहीं 12 अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। यानी कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 22 हिस्सों में बांटा है, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 8 अपेंडिक्स, यानी कि अभी ब्रैकेट में आपको लिखना है नाउ 12, यानी कि अभी हमारे यहाँ पर 12 अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। प्रोविजंस फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के बताई है? तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एक स्टेट कैसे चलेगा, कंट्री की बात नहीं चल रही है, स्टेट की बात चल रही है। कंट्री यानी इंडिया, स्टेट यानी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें। अब आप समझिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट्स को कैसे चलाना है, एक स्टेट को कैसे चलाना है, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कैसे एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई है। सेकंड, स्टेट्स इंटर रिलेशन। ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कैसे काम करना है, कैसे उनको एक दूसरे की मदद करनी है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे आपको कोलैबोरेशन होकर काम करना है, ये सारी चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है। फंडामेंटल राइट्स,
एक सिटीजन के क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, यानी कि उसको कौन से हक मिलते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम, यानी कि हमारे यहाँ पर ये सारे पर्टिकुलर राइट्स हमको दिए हुए हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज जुडिशरी, ठीक है। पॉलिसीज यानी कि पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है वो अपने तरीके से अपने रूल्स बनाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। एक गवर्नमेंट जब बनती है तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है कंट्री में, उनको एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे, उनकी लिमिट्स देखनी पड़ती है। पॉलिटिकल पॉलिसीज कैसे है, अच्छी है, बुरी है, उनकी पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है। फिर आता है जुडिशरी, यानी कि हमारे यहाँ पर न्यायालय है, हमारे यहाँ पर कोर्ट्स बनी हुई है, क्रिमिनल कोर्ट अलग होती है, सिविल कोर्ट्स अलग होती है। ये सारी चीजें किस लिए होती है कि हमारे यहाँ पर किसी के भी साथ कुछ गलत हो तो वो पर्टिकुलर कोर्ट में जाके एक लीगली न्याय मांग सकता है। अपने आप को खुद से कोई एक्शन नहीं लेने, खुद को कोई एक्शन नहीं लेना है, वायलेंस नहीं करना है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉलो करनी है कोर्ट में जाके। फिर आता है इलेक्शन, हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, कैसे इलेक्शन का होता है, यानी कि पहले विधानसभा बनेगी, फिर लोकसभा बनेगी, लोकसभा के बाद राज्यसभा बनेगी, फिर वहां पर प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो वो लोगों को पता कैसे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई है। इसीलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे हर एक पब्लिक डिपार्टमेंट को कैसे संभालना है, उसके अंदर क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया हुआ है। माइनॉरिटीज, SC ST, ठीक है, माइनॉरिटी जो कास्ट होती है यहाँ पे, यानी कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी कास्ट कैसे होती है, जो पर्टिकुलर इंडिया में सबसे कम होती है, उन पर्टिकुलर माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। क्यों स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, क्यों, क्योंकि वो की मेजोरिटी नहीं है यहाँ पर, वो लोग ही कम है, उनको डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसलिए सरकार उनकी मदद करती है कि माइनॉरिटीज कैसे आगे बढ़ेगी। सरकार कब मदद करती है, जब माइनॉरिटी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। SC ST, ठीक है, SC ST जो क्लासेस होते हैं उनके लिए क्या पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए, वो चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई होती है। और उसके अलावा एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन डिटेल बताई हुई है। उसके बाद आता है थर्ड, सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अब क्या होता है सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप, तो अमेरिका के अंदर चलती है ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल के अंदर क्या होता है कि आपको दो सिटीजनशिप मिल जाती है, एक पर्टिकुलर कंट्री की यानी अमेरिका की, एक पर्टिकुलर स्टेट की यानी आप अमेरिका के कौन से स्टेट में रहते हो उसकी। इसको इंडिया पर्सपेक्टिव से समझे तो एक सिटीजनशिप होती है आपके पास इंडिया की, और दूसरी होती है, मैं अगर गुजरात में रहता हूं तो गुजरात की, महाराष्ट्र में रहता हूं तो महाराष्ट्र की। तो मेरे पास कितनी सिटीजनशिप हुई, दो, एक इंडिया की, एक गुजरात या महाराष्ट्र की। ये चीज होती है अमेरिका और इन सारी जगह पर। हमारे यहां पर चलती है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक ही आधार कार्ड मिलता है, भारत लिखा हुआ होता है इंडिया। अब फिर मैं चाहूं तो इंडिया के अंदर गुजरात में रहूं, महाराष्ट्र में रहूं, MP में रहूं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेरी मर्जी हो मैं वहां पर रह सकता हूं, मुझे कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही इंडिया है, एक ही हमारी कंट्री, हम जहां चाहे वहां रह सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हमको कोई भी रोकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप चलती है, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप है, यानी कि मैं इंडिया के कोई भी कोने में रह सकता हूं, मुझे कोई कुछ बोल सकता नहीं है। आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे, आगे के बेसिक फीचर्स हम लोग पार्ट 3 जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर देखेंगे। तब तक आप कमेंट्स में बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, स्टडी कैसी चल रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स पहुंच पाए। तब तक थैंक यू वेरी मच।